ये स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है ऑनलाइन क्लास में? ये रीडेबल है आपको जो स्लाइड्स आ रही है मेरे पास? ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास है, इट्स क्रिटिकली रिव्यूइंग द लिटरेचर। तो आप लोग जब भी हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, कोई रिपोर्ट लिखेंगे, तो उसमें आपके पास दो बातें आती हैं, लिटरेचर रिव्यू और क्रिटिकली क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आप प्रीवियस स्टडीज को रीड आउट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू में फिर आप उनको कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं और उसमें से आप अपने लिए एक रिसर्च गैप क्रिएट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ लिटरेचर क्रिटिकली लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह से करेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्लास में कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही ना? आप उसको नो सर। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए, रीजंस फॉर रिव्यू द लिटरेचर, critical review. What are the reasons for reviewing the literature critically? Number one, to conduct a preliminary research of existing material. जो existing literature है, क्योंकि this is a research, तो पहले इसके ऊपर काम हुआ है, उसका just to search out हम कैसे करते हैं? जैसे आप देखें कि इस वक्त हमारी क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस हुए थे कि हम प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आप में से किसने कहा कि हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ वेबसाइट क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अब इस टॉपिक पे कोई स्टूडेंट रिसर्च करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, जो सर्च इंजिन है वहां पे हमने टॉपिक या कीवर्ड्स ऐड किए। ठीक है, और हम देखेंगे कि प्रीवियस रिसर्चर्स ने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ वेबसाइट क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पेपर है 2021 का पेपर है, 2021 का पेपर है। अब इसको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पेपर के अंदर हम देखते हैं, अब हम भी काम करना चाहते थे कि वेबसाइट डिजाइनिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, लेकिन जब हमने जस्ट सिंपल उसको लिखा तो हमें एक रिसर्च पेपर मिल गया। अब हम देखना चाहते हैं कि दिस इज हेडोनिक शॉपिंग मोटिवेशन एंड इम्पल्स बाइंग। hedonic shopping motivation and impulse buying, effect of website quality on consumer satisfaction। अब इन दो वेरिएबल्स के साथ आप इस रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे या आप कोई और वेरिएबल्स इसमें ऐड कर लेंगे टू सी द इफेक्ट ऑफ वेबसाइट क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि दिस रिसर्च इज ऑलरेडी कंडक्टेड थ्रू दिस टू वेरिएबल्स। सॉरी, जी, जो रिसर्च हो जाती है वो इंस्टीट्यूट के पास भी रहती है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट के, उनके पास भी रिसर्च जाती है। तो अब उनके ऊपर है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं मॉडल को या नहीं करते, डिपेंड्स। जो डेवलप्ड कंट्रीज में रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो तो इम्प्लीमेंट होती है, उनकी इकोनॉमी में उनका रोल प्ले होता है। जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स है, इम्पैक्ट फैक्टर रिसर्च है, वो इम्पैक्ट फैक्टर कौन सा इम्पैक्ट फैक्टर मीन्स उनकी जो रिसर्च है उनका सोसाइटी या इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से उनको नंबरिंग मिलती है, वैल्यूज मिलती है। तो ये रिसर्च डेफिनेटली जो है, रियल टाइम रिसर्च जो है वो आपके रियल वर्ल्ड में इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये मैं जस्ट इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा था कि हम जो देख रहे थे कि रीजंस फॉर रिव्यूइंग लिटरेचर, कंडक्ट अ preliminary research for the exit material,
to organize variable ideas and findings. Number 3, to identify other research that may be in progress. आपके कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आती हैं, उनमें कुछ मटेरियल होता है, कुछ वेबसाइट पे मटेरियल होता है जिसके साथ लिखा होता है दिस इज अनपब्लिश्ड मटेरियल, ठीक है, इन प्रोसेस, या वो रिसर्च करते हैं कमेंट्स के लिए बिफोर पब्लिशिंग, वो एक्सपर्ट्स के पास आती है टू रीड आउट, टू सबमिट देयर ओपिनियंस, उसके बाद उसकी फाइनल कॉपी जो है वो पब्लिश होती है। तो उस मटेरियल के साथ लिखा होता है कि प्री पब्लिश्ड मटेरियल, ठीक है, या फॉर चेकिंग। तो वो रिसर्च का पता भी चल जाता है, इन प्रोग्रेस है रिसर्च। टू जनरेट रिसर्च आइडिया फॉर योर रिसर्च and to develop a critical perspective. So these are the objectives or reasons for reviewing a literature. प्रोसीजर क्या होगा लिटरेचर रिव्यू का, इसको मैं जूम करता हूं। देखिए ये साइकिल्स हैं, रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन पैरामीटर्स, जनरेट कीवर्ड्स, कंडक्ट सर्च, ऑब्टेन लिटरेचर, इवेल्युएट, रिकॉर्ड, फिर दोबारा। अब आपके पास एक आइडिया था कि इम्पैक्ट द इफेक्ट ऑफ वेबसाइट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट साइकिल में आपके पास कुछ पेपर्स आ गए इसके, ठीक है, आप इसका एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं, आप जो क्विक सर्च है आप टाइटल देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, फिर आप उनकी हेडिंग्स चेक कर लें, नेक्स्ट गो थ्रू में अगर रिलेटेड है तो आप उसको इन डिटेल पढ़ लें पेपर को। अब पेपर में एब्स्ट्रैक्ट है आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट में हमें क्या पता चल रहा है, द इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट्स विद दिस स्टडी आर hedonic shopping motivation that mediate the relationship between website quality and customer satisfaction। ये hedonic shopping motivation जो है वो mediate करता है, ठीक है, थ्रू थ्रू hedonic shopping जो है वो, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या वेबसाइट डिजाइन में जाते हैं तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव होती है, ठीक है, थ्रू। और मॉड्यूलेटर का इफेक्ट क्या होता है, इसमें आपके इनडायरेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं कि इंडिपेंडेंट का इफेक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फिर मॉड्यूलेटर है जो उसके रिलेशनशिप को या तो स्ट्रेंथ करेगा या वीक करेगा। स्ट्रेस और वेलबींग, स्ट्रेस अगर इंक्रीज होगी तो वेलबींग डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट है साथ में तो वेलबींग पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा, मिनिमाइज करेगा उसको, ठीक है। आप देखें कि सैलरी और हैप्पीनेस या इनकम या प्रॉफिट या इकोनॉमिक वेलबींग का हैप्पीनेस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन बीच में कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई थ्रेट आ जाता है, तो उसको क्या करेगा, उसके इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। तो मॉडरेटर का काम है इफेक्ट को स्ट्रेंथन करना या रिवर्स करना। और बाकी जो है मीडिएटर का जो काम है वो थ्रू। अब गवर्नमेंट लोगों के हालात जो है वो बेहतर कर सकती है, कैश दे दे, या थ्रू बिजनेस इंडस्ट्री ग्रो करे, थ्रू इंडस्ट्री वहां से जॉब क्रिएट करे, लोग काम करें, मुल्क की मईशत में पार्टिसिपेट करे, वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे डेवलपमेंट के, थ्रू दिस प्रोजेक्ट्स, थ्रू दिस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ये जो आपकी जो नेशन की इकोनॉमिक वेलबींग आ रही है, वहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है ये चीजें जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है, तो थ्रू। तो अब यहाँ पे ये फाइंडिंग्स कह रही है, इन्होंने मीडिएशन चेक की है ना इस रिलेशनशिप की। तो हम इस रिसर्च को देख रहे हैं कि इन्होंने क्या काम किया है और किधर गुंजाइश है। और ये रिसर्च देखें, 177 रेस्पोंडेंट्स, दिस इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव है, ठीक है।
हमने डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को। आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो आप जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट इन डेप्थ व्यू। आप कह सकते हैं कि दिस इज पेपर was submitted in 2020, published in 2021. The methodology was quantitative. The results of this research can be generalized, but this study does not provide the in-depth view of the respondents. For this, the purpose of our study is to conduct a qualitative research to have the in-depth information. आपने क्या किया? प्रीवियस रिसर्च को देखा, प्रीवियस रिसर्च को देखते हुए आपने उसको पढ़ा कि उन्होंने अब उसकी मेथोडोलॉजी को लेके आपने एक रिसर्च गैप क्रिएट कर दिया कि हम इसका जो है वो इन डेप्थ व्यू चेक करना चाहते हैं। और ये क्योंकि 2021 की रिसर्च है, दिस इज 2021, ठीक है, इस थर्ड मंथ था, मार्च, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट रिसेंट स्टडी जिसका जो मेथड था वो क्वांटिटेटिव था, हम इसमें क्वालिटेटिव कर रहे हैं। तो दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन और रिसर्च गैप। अच्छा, ये स्टडी, इसकी लोकेशन देखें कहां पर है, इंडोनेशिया, ठीक है। अब इंडोनेशिया का जो कल्चर है, जो वैल्यूज है, सोशल नॉर्म्स है, वो पाकिस्तान से सिमिलर है। हाँ, थोड़े से, या कोई डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस है, ठीक है। आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि ये इंडोनेशिया की स्टडी थी, हो सकता है आपको कोई और स्टडी जो है वो आपको किसी डेवलप्ड कंट्री में मिल जाए। आप इंडोनेशिया की स्टडी को, वो डेवलप्ड कंट्री की स्टडी को आपस में कंपेयर करें और देखें कि आपको पाकिस्तान में करने के लिए या किसी और कंट्री पे सेकेंडरी डेटा ऑब्जर्व करने में आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। रिसर्च कोलैबोरेशन होती है। आप जेबिस के स्टूडेंट हैं, आप फॉरेन में किसी यूनिवर्सिटी के ब्लॉग पे या फेसबुक पेज पे नेटवर्किंग के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू आप अपना नेटवर्क ग्रो करें और उनके स्टूडेंट के साथ जी आप डेटा कलेक्ट करें अपने कंट्री पे, हम कलेक्ट करते हैं पाकिस्तान पे, वी विल कंपेयर द डेटा एंड वी विल पब्लिश अ पेपर। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स इस तरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये कब आएगा? ये तब होगा जब हम इस तरह से इस स्टडी को देखेंगे और इनको पढ़ेंगे। आप नोट करें, इस स्टडी में आपको, अगर हम आते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इंट्रोडक्शन के पेज पे ये देखें इन्होंने क्या कहा है कि 2019 के रेफरेंसेस कोट हुए हैं। ये स्टडी 2002 से कंपेयर हुई है। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, इसमें इन्होंने प्रीवियस स्कॉलर्स को कोट किया है कि करंट स्टडी से पहले यहाँ पे क्या काम हो चुका। हम कर रहे थे ना बैकवर्ड सर्चिंग एंड फॉरवर्ड सर्चिंग, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इससे पहले क्या काम हो चुका है और ये जो पेपर पब्लिश हुआ उससे आगे कहाँ तक है। तो ये तो लकीली हमें 2021 का पेपर मिल गया है। तो हम इस तरह से इसके ऊपर जो हम लिटरेचर कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कि दिस इज दी, तो ये एक साइकिल है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम दूसरा साइकिल सिमिलर देखें, आप वही पॉइंट है, एवेल्युएट, रिकॉर्ड, कंडक्ट, ऑब्टेन। अगर तो हमें रिसर्च गैप मिल जाता है काम करने के लिए, ठीक है, अदरवाइज अनदर साइकिल मिल गया, ठीक है, अदरवाइज अनदर साइकिल। हम इसको रिपीट करेंगे until we find something undiscovered, we find a research gap। ठीक हो गया? तो ये आपका जो मेथड है, ये आपका जो है हम बात कर रहे थे रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, द रिसर्च लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस। आपके पास कोई कीवर्ड होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए जिस पर काम करना चाहते हैं, फिर आप देखें कि आपको लिटरेचर क्या शो कर रहा है।
आप जबरदस्ती उसमें गैप क्रिएट ना करें कि जी हमें इसी पे काम करना, तो लिटरेचर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिटरेचर आपको किस तरफ लेके जा रहा है, बी न्यूट्रल। वो कहते हैं ना कि बहती के साथ बहना और हवा में तैरना, तो जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो उसी तरीके से। तो जब आप इस तरह से फ्लो करेंगे लिटरेचर के साथ, यू विल फाइंड प्रॉपर गैप, रिसर्च गैप। ठीक। अच्छा, स्टडीज में ये भी होता है, लिटरेचर प्रीवियस पब्लिश मटेरियल, प्रीवियस रिसर्च जो आपकी है, या आपके जो मैगजीन्स हैं, वेबसाइट पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, थीसिस आ रही हैं, वो सारे आपके लिटरेचर है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डेटा आता है आपका। तो वो हम आगे की स्लाइड है उसमें देखेंगे, इसी इसी लेक्चर में है। ठीक है। अच्छा, हम जब ये पूरा पेपर हम देखते हैं फाइंडिंग्स के साथ, इनका डिस्कशन, सॉरी, हाँ तो वर्ड चेंज किया है ना आपने, उसका पर्शियन में कुछ और बोलते होंगे अदब। तो रिलेटेड लिटरेचर भी होगा ना, अगर आप सोशल साइंस की रिसर्च कर रहे हैं तो अदब तो मेडिकल का भी है, एस्ट्रोलॉजी की भी है, ठीक है ना, आर्ट्स का भी है, म्यूजिक का भी है, अदब तो सारा ही अदब है। तो मैंने गूगल स्कॉलर इसलिए ओपन किया, पेपर इसलिए ओपन किया कि मुझे सोशल साइंस के किसी वेरिएबल्स पे स्टडी करनी है। आप मेडिकल साइंस के टर्म्स लिखे तो मेडिकल की रिसर्च आएगी आपके पास। आपका कोई म्यूजिक से रिलेटेड टॉपिक है, आर्ट्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है, और वेल बींग के साथ आपका रिलेटेड है कोई टॉपिक, वो जिम्स और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जो, तो आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे। यू नीड टू ऐड द रिलेटेड लिटरेचर। डिनाई नहीं करते किसी के, बस यही अदब है, यही लिटरेचर है और कोई लिटरेचर नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रीवियस रिसर्च, प्रीवियस स्कॉलर्स, उनका काम कहां तक पहुंचा हुआ है, आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं जस्ट टू अवॉइड डुप्लीकेशन, जस्ट टू अवॉइड डुप्लीकेशन। अच्छा, रिसर्च में मजे की बात, सक्सेस भी कंट्रीब्यूशन है तो फेल्योर भी कंट्रीब्यूशन है। सक्सेस कंट्रीब्यूशन है, उससे लोग फायदा उठाएंगे और उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। फेल्योर जो है वो कैसे फायदा है, बाकी लोग वो वाली गलती नहीं करेंगे, दे विल ट्राई समथिंग एल्स। तो अगर आपकी रिसर्च कहीं फाइंडिंग्स पहुंचती है कि दिस इज इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत था, तो अब दूसरे लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी रिसोर्सेज और टाइम बचेगा, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन। देर इज नथिंग पास एंड फेल, देर इज ओनली कंट्रीब्यूशन। आ रही बात समझ में? रिसर्च का ऐसा है। तो इस तरह से रिसर्च आगे ग्रो करती है, कंटिन्यू करती है। अच्छा, इन्होंने कंक्लूजन लिखा हुआ है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, कोई फिफ्थ तक है। किसी रिसर्च में फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी लिखा होता है, किसी रिसर्च पेपर के लास्ट में फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी होता है कि फ्यूचर स्कॉलर्स के ऊपर क्या काम कर सकते हैं। तो हम वो पॉइंट भी पेपर से पिक कर सकते हैं। तो हम रिसर्च पेपर देख रहे हैं ना, अभी मैंने क्या किया, आप देखें कि मैंने इतना जो लेक्चर किया वो सिर्फ इस एक पेपर के ऊपर किया है ना, बाकी के पेपर भी तो पब्लिश हुए हैं ना। आप देखें तकरीबन कितनी सर्चेज आ गई हैं, 10,900 के करीब आ गई है। ठीक है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं विथ ऑपरेटर्स, ठीक है ना, वेबसाइट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बस और कुछ भी नहीं। अब आपके पास 4,310 पेपर्स हैं।
सिंस 2017 एक्सक्लूडिंग साइटेशन 4200 के करीब आपके पास पेपर्स आ रहे हैं, रिलेटेड पेपर्स। फिर इसको आप आगे स्टडी करेंगे, देखेंगे कि टाइटल तो मैच कर रहा है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता है नहीं करता। उन पेपर्स को आप एलिमिनेट करके जो रिलेटेड पेपर्स होंगे उनको आप अपनी स्टडी के लिए ऐड करेंगे। तो ये तो आपका प्रोसीजर आ रहा है, लेकिन जो हम पढ़ रहे थे इस पॉइंट को रियलिटी में कि सर्च फॉर द लिटरेचर, 8 कीवर्ड्स, ये सारे इधर जो वर्ड लिखे हुए हैं, वैल्यूएबल आइडियाज एंड फाइंडिंग्स। तो वैल्यूएबल आइडिया और फाइंडिंग्स क्या है? इस पेपर के अंदर जो हमने ओपन किया था, जो कंक्लूजन लिखा हुआ था, दोज वर द वैल्यूएबल आइडियाज एंड फाइंडिंग्स। कंक्लूड किया था ना उन्होंने स्टडी को, एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट किया, फिर इंट्रोडक्शन में बताया कि प्रीवियस लिटरेचर हुआ है, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर उन्होंने सैम्पलिंग किया, उसको फोकस सेट किया, डेटा कलेक्शन की, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सैंपल रखा, फिर कलेक्टेड डेटा को एवेल्युएट करके फाइंडिंग्स लेके आ गए, फाइंडिंग से कंक्लूजन निकाल के आ गए। तो दोज वर द वैल्यूएबल आइडियाज एंड कंक्लूजन्स। तो स्लाइड में तो लिखा हुआ है कि वैल्यूएबल आइडियाज एंड फाइंडिंग्स किधर है? आपने प्रीवियस स्टडी में देखा, मैंने आपको रिसर्च पेपर दिखाया जिसमें कंक्लूजन लिखा हुआ था। तो वो जो है आपके उन वैल्यूएबल आइडियाज को जो रिलेटेड है आपके इनका अच्छा सवाल था जी, अदब, शेरो शायरी, वो चीजें जो थी वो उसके साथ। पोइट्री के ऊपर भी रिसर्च होती होगी, आप भले सर्च करके देख लें, कोई टॉपिक मिल जाती है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, मैं जब वहां पे पहुंचा तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था मलेशिया की पीएचडी में, मुस्लिम पियोनियर। भाई मुस्लिम पियोनियर क्या होता है? मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करने गया था। पता चला कि दोज बिजनेसमैन, दोज इनोवेटर्स हु क्रिएट आइडियाज, इनोवेशंस एंड डज बिजनेस अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया, दोज आर मुस्लिम पियोनियर्स। मुस्लिम पियोनियर, मुस्लिम पियोनियर, एंटरप्रेन्योर होता है ना, मुस्लिम पियोनियर। अब आ गया एग्री पियोनियर, टेक्नो पियोनियर, वुमेन पियोनियर, ये सारी चीजें आ गई हैं। जैसे जैसे रिसर्च, वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्पेक्ट्रम था वो ब्रॉड था, लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ वुमेन बिजनेस के ऊपर जी, वुमेन प्रेन्योर। इनोवेशन एग्रीकल्चर इज एग्रीप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी में चले गए टेक्नोप्रेन्योर। उसके डायमेंशंस आ गए। कैसे आ गए? एक बंदे ने कहा जी, जब कोई प्रॉब्लम है उसका कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आता है जो पहले नहीं है, और उसको कमर्शलाइज करता है उस सोल्यूशन को फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल एंड टू अर्न प्रॉफिट, दिस आइडिया इज एंटरप्रेन्योरशिप। बाकी जो उसको फॉलो करते हैं, दोज आर द बिजनेसेस। लेकिन फिर रिसर्चर ने इस एंटरप्रेन्योरशिप को देखा कि उन्होंने फोकस कर लिया उस एंटरप्रेन्योरशिप को अपने अपने एरियाज के ऊपर, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और सारी चीजों के ऊपर। तो उसके ऊपर फर्दर रिसर्च को डायमेंशंस मिल गए। आ रही बात समझ में? ये रिसर्च इस तरह से ग्रो करती है। तो आपको इस इतनी सारी रिसर्च में से that may be in progress, generate your own research ideas and develop a critical perspective. ये प्रोसेस था इसका। अप्रोचेस, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि रिसर्च में आप लोग कोई नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, पहले से किसी ने कोई आइडिया दिया है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो नया आइडिया क्रिएट कर रहे थे वो आप उसको चैलेंज करके विथ एविडेंस कहेंगे ये अब अब्सोल्यूट हो गया है, अब दिस इज द न्यू आइडिया। ठीक है। तो अब इसमें आपके पास ये दो अप्रोचेस हैं। जो डिडक्टिव है वो आपकी टेस्टिंग की तरफ जाता है, कोई प्रीवियस थ्योरी है आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। इंडक्टिव में आप या तो बिल्कुल कोई नई थ्योरी लेके आ रहे हैं या प्रीवियस को आप चैलेंज करके कोई न्यू थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं आपकी। तो ये आपकी डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच है आपके टॉपिक की, थीसिस की या प्रोजेक्ट की,
कि आपका प्रोजेक्ट डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। हम लोग मोस्टली जो यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं वो डिडक्टिव पे होते हैं। प्रीवियस थ्योरीज हैं या मॉडल्स हैं, उनको हम टेस्ट कर लेते हैं डिफरेंटली। अगर उन्होंने क्वालिटेटिव में टेस्ट किया है तो हम क्वांटिटेटिव में टेस्ट कर लेंगे। अगर जोग्राफिकली उसमें डिफरेंसेस हैं कल्चरल वैल्यूज में, तो हम बता दीजिए हमने जो है वो इंडोनेशिया का उन्होंने कहा जी डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है, तो हमने उसको डिफरेंट लोकेशन पे टेस्ट कर लिया। ठीक है। और या रेस्पोंडेंट डिफरेंट थे, आपके बिहेवियर था वो डिफरेंट था। आप फास्ट फूड को देख लें, फास्ट फूड है, आप शहर में देख लें और गांव में उसको देख लें। देसी फूड है, गांव में देख लें, शहर के लोगों को खिला के देख लें, बिहेवियर इज चेंज। ठीक है। आप बहुत सारे खाने जो शुरू में होते थे अब नहीं है, लोग नहीं खा सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होती है। मतलब मुख्तलिफ बिहेवियर के ऊपर आपकी रिसर्च डिफरेंट है। आपकी जो स्टडी है इस चीज को बड़े गौर से समझ लें। एक आपकी इंजीनियरिंग रिसर्च है जिसमें मशीन्स इन्वॉल्व है। दूसरे आपके पीपल है। हम अगर सोशल साइंस में लोकेशन चेंज करते हैं तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन मशीन की लोकेशन चेंज करने से उसके ऑपरेशन में फर्क नहीं आएगा। कि ये मशीन जो है ना वो पाकिस्तान में चल रही थी, हमने जाके इसको चाइना में चलाया तो दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन, नहीं, वो उधर भी वैसे ऑपरेट करेगी। हाँ, ऑपरेटर्स का बिहेवियर, चाइनीज ऑपरेटर्स का बिहेवियर और पाकिस्तानी ऑपरेटर्स का बिहेवियर, दैट कैन बी टेस्टेड एंड दिस कैन बी कंट्रीब्यूशन। लेकिन मशीन की लोकेशन चेंज करके ऑपरेट करना वो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इंजीनियरिंग रिसर्च में कंट्रीब्यूशन क्या है, न्यू फीचर्स उसके अंदर आपने ऐड कर दी, एनर्जी सेविंग कर दी, प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमाइज कर दी। ठीक है। उसको यूजर फ्रेंडली बना दिया आपने, मल्टीलिंगुअल ऑप्शन उसमें आपने ऐड कर दिए, मुख्तलिफ उसमें फीचर्स लेके आगे, फीचर्स के साथ, प्रोसेस की कॉस्ट के साथ उनकी इनोवेशन वो है, उनका जो रिसर्च गैप है वो चीज वहां पे आती है। आपकी रिसर्च में बिहेवियर आ रहा है, सेम मशीन्स आप चार मुख्तलिफ कैटेगरीज में लोगों में चले जाए, उनको कहें ऑपरेट करें। वो जापानीज ने रोबोट्स बनाए थे कि लोगों की हेल्प करेंगे, लेकिन जब उन्होंने उसका डेमो दिया तो लोग तो उसको एज एंटरटेनमेंट यूज करना शुरू हो गए। कंपनी का पर्पस अलग था, लोगों ने जो रेस्पॉन्ड किया वो अलग था। वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बनाया थी कि ये जो एल्डरली हैं, अकेले हैं, इनकी रोबोट्स हेल्प करेंगे, मेडिसिन लेके देंगे, दवाई लेके देंगे, वो पानी लेके आ जाएंगे। अब कंपनी का एम देखें और उसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट डिफरेंट आया। ठीक है। अब ये चीजें आपके पास इस तरह से आ रही हैं। तो हम लोग जो है वो डिडक्टिव, जो हम टेस्टिंग की बात कर रहे थे, जिस बात से आया था कि अगर हम कोई थ्योरी है कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, कोई लोगों के लिए, और हम उसको टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट ज्योग्राफी पे, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज वगैरह के साथ, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, रिसर्च गैप होगा। इस चीज पे एग्जामिनर्स में, लोगों में बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं। अगर सोशल साइंस का एग्जामिनर कोई इंजीनियरिंग का बंदा आएगा ना, वो कहेगा कि ज्योग्राफी का जो है ना वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता। करना पड़ता है, व्हाई दिस इज डिफरेंट देन द इंजीनियरिंग रिसर्च। ये मैं आपको थोड़ा एग्जामिनर के हवाले से भी बता रहा था, वो चीजें भी क्लियर की जाती हैं। होता है, लेकिन ये बात की बात है, जब आप फील्ड में आते हैं ना, जॉब करते हैं, तो फिर आपके पास जो हायर अथॉरिटी अगर उसकी नॉलेज डिफरेंट है, एग्जामिनर तो आपका अकेडमिया में वही आएगा जो उससे रिलेटेड है। अच्छा, ये भी होता है कि आपके जो सुपरवाइजर है उसकी ज्यादा जो नॉलेज है वो स्टेटिक्स में है। अब इसमें दो पर्सपेक्टिव है, आप स्टेटिक्स
टेस्ट कौन सा था, टेक्निक डेटा कलेक्शन की क्या थी, उस पर आपने क्या एनालिसिस रन किए। अब एक एक्सपर्टी इस तरफ आती है। दूसरी एक्सपर्टी आती है आपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कैसे किया, इसका इम्पैक्ट क्या आया, दैट इज डिफरेंट। अब मेरे जो सुपरवाइजर थे उनका काम था उस तरफ, इम्पैक्ट की तरफ। जो एग्जामिनर थे ही वाज एक्सपर्ट इन स्टैटिक्स। सवाल पूछ रहे, दोनों साइड पे प्रिपरेशन करना पड़ी। ये थोड़ा डिफरेंट आता है लेकिन फील्ड सेम होगी। ठीक। तो ये आपका डिडक्टिव जो है वो अप्रोच हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है जो आपका बीबीए प्रोजेक्ट बनता है उसमें। इंडक्टिव हम वो जो रिसर्च होती हैं, जैसे ये आपकी नासा की, स्पेस की, नेशनल ज्योग्राफी की, बैठे हुए फील्ड में बिहेवियर चेक कर रहे हैं, न्यू फाइंडिंग्स लेके आ रहे हैं। तो इंडक्टिव आपकी जो है वो इट्स टाइम टेकिंग, ज़्यादा आपकी जो थ्योरी डेवलप हो रही है एक्सप्लोर। अब पहले तो एक्सप्लोर करेंगे, उस प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे और फिर उसके ऊपर टेस्ट करके उसके फाइंडिंग्स लेके आएंगे। और जबकि डिडक्टिव में प्रॉब्लम आपको क्लियर है, बस उसको आपने टेस्ट करना है, देखना है। तो ये दोनों जो डिडक्टिव इंडक्टिव आपकी है ना, ये एकेडमिक रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में आ रही हैं। अप्लाइड रिसर्च या जो बिजनेस रिसर्च है वहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे, उनमें से आपको कोई एक अल्टरनेटिव चूज करना होगा। देखिए ये दोनों जो आपकी जो है वो एकेडमिक रिसर्च है, इसमें आ रहे हैं। की पर्पस ऑफ द critical review are further refined research question and objectives. अब इस तरफ जो रिसर्च टॉपिक था उसमें वो हेडोनिक मोटिवेशन और कुछ वर्ड्स थे, लेकिन उसको पढ़ने के बाद, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप देखेंगे अपने रिसर्च टॉपिक में आप वो हेडोनिक वाली चीज हटा के कोई और ऐड कर देंगे। तो आपके जो टॉपिक है वो फर्दर रिफाइन और क्लियर होगा। आपका क्वेश्चन जो है वो, जब आपने बिगनिंग किया था लिटरेचर रिव्यू का तो आपके पास एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव था, लेकिन लिटरेचर रिव्यू करने से आपको क्या होगा, वो नेरो होके आप एक पिन पॉइंट करेंगे कि अब ये पॉइंट है, इस पर मुझे रिसर्च करनी है। वो कोन शेप होता है ना, जैसे कोन शेप, ठीक है। अब ट्राइंगल है, अगर इसको आप रिवर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड से पॉइंट पे आ जाएगा। अब जब पॉइंट पे पहुंचा ना, तो दिस इज योर रिसर्च टॉपिक। फिर उसके ऊपर आप जब रिसर्च करके कंक्लूजन्स लेके आएंगे तो अगेन वो जो कोन है, ट्राइंगल, वो अपने बेस पे सीधा आ जाएगा। तो जनरल था, आप स्पेसिफिक पे लेके आ गए, आपने उसको लिटरेचर के थ्रू पिन पॉइंट किया, फोकस किया अपनी रिसर्च को। फिर आपकी फाइंडिंग्स जो है दे आर द इंफॉर्मेशन फॉर अदर पीपल, उनके लिए वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। फिर उसमें से वो अपने लिए काम तलाश करेंगे अगेन। तो ये जो आपका है रिसर्च, आपको वो पिन पॉइंट करना है थ्रू लिटरेचर रिव्यू। यू हैव टू रिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कवर रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, रिसर्च पेपर्स की एंड में, कंक्लूजन में, गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर रिसर्चर्स। अगर डिस्कस किया था कोई फाइनेंस के कंपोनेंट्स थे जी, इंटरेस्ट रेट था, एक्सचेंज रेट था, जीडीपी था, कोई रिसर्च थी, उन्होंने जीडीपी इंटरेस्ट रेट पे की है और कहा जी फ्यूचर रिसर्चर में स्टडी ऑन द एक्सचेंज रेट, द रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च। एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। मैंने काम किया था रिस्क टेकिंग, इनोवेशन और प्रोएक्टिवनेस, सेल्फ एफिकेसी, और भी इसके जो है कम से कम अभी तो 20-25 से ज्यादा के डायमेंशंस लोग बताते हैं। जो जो एक स्किल है किसी बंदे के अंदर, वो कहते हैं कि दिस इज द एंटरप्रेन्योर डायमेंशन। तो अगर मेरी स्टडी ने 3 डायमेंशन स्टडी किए हैं तो बाकी तो मैंने छोड़ दिए है ना, तो बाकी लोग उस पर काम कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट इन माई रिसर्च फॉर द फ्यूचर रिसर्चर्स। फिर उस रिसर्च को मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ, कोई दूसरा रिसर्चर भी इसको कैरी ऑन कर सकता है। आपने देखा है इंग्लिश फिल्म जब खत्म होती है तो आखिर में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि बंदा कहता है यार अब पता नहीं आगे क्या होगा। वो उसमें से नेक्स्ट कुछ ना कुछ आखिर में छोड़ देते हैं।
रिसर्च में भी ऐसा ही होता है, हम अगले रिसर्चर के लिए कोई क्लू छोड़ देते हैं जी कि इस पे रिसर्च आगे हो सकती है, फिर उससे हम कंटिन्यू करें या दूसरा कंटिन्यू करें। फ्यूचर रिसर्च फ्रॉम द academia, क्योंकि being a researcher we are nothing, we need proof from the side. या तो रिकमेंडेशन देखनी है या मैं रिव्यू करके बताऊंगा कि जो मैं काम करना चाहता हूँ वो आई हैव कंपेयर्ड एंड कंट्रास्ट। तो कंपेयर और कंट्रास्ट क्या था जी, क्वालिटेटिव करना चाहता हूँ वो क्वांटिटेटिव था, आई एम कंपेयरिंग। लोकेशन डिफरेंट है, रेस्पोंडेंट डिफरेंट है, टाइम बहुत हो गया है, ये रिसर्च जो है वो 10 साल पहले हुई थी, 10 साल में लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, सोशल मीडिया आ गया है, तो डेफिनेटली वो जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम करंट। तो इसलिए मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। या तो आपको सीधा सीधा वो रिसर्चर बता रहा हूँ जी कि फ्यूचर रिसर्चर कैन कंटिन्यू रिसर्च ऑन दिस डायमेंशन, जो है वो आपको तलाश करनी है व्हाई टू अवॉइड रिपीटेशन वर्क इज ऑलरेडी अंडरटेकिंग। Provide insight into strategies and techniques appropriate to your objectives. हमने पढ़ी थी 177 रेस्पोंडेंट की, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो डिटरमाइन कर रहे होंगे इम्पैक्ट, और अगर इसको क्वालिटेटिव में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे बिहेवियर एंड ओपिनियंस। इम्पैक्ट देख रहे हैं